हे फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्मिता द स्माइल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आपका एग्ज़ाम बिल्कुल ही करीब आ गया है। अब टाइम आपके पास बिल्कुल भी नहीं बचा है। अब सब प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करते रहिए जितने भी दिन बचे हैं आपके। तो उन प्रैक्टिस के लिए मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर सेम टू सेम एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित लेकर आ गई हूँ, जो कि ऐसे क्वेश्चंस का कलेक्शन है जो कि आपके एग्ज़ाम में आने ही आने हैं। तो आप बिल्कुल भी स्किप मत करिए, सेशन को बने रहिए मेरे चैनल स्मिता द स्माइल पर, जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्वेश्चंस दिलाए जा रहे हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या फिर नए क्वेश्चंस हो। एमसीक्यू मेथड में आपको दिए जा रहे हैं और अगर आप ये क्वेश्चन सेट कर लेते हैं, आप इनका डिटेल पढ़ लेते हैं और अगर आप ये क्वेश्चन बना लेते हैं, आप अगर इनको 95% तक क्वेश्चन बना लेते हैं तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज के सेशन में जिस तरीके के क्वेश्चन लेकर आई हूँ उनको आप लगाइए और बताइए कि कितने नंबर तक के आपने क्वेश्चन बना लिए हैं। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन करते हैं। जीके जीएस पोर्शन का आज ये सेशन है जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन इसमें है। तो आप लोग इस क्वेश्चंस इस सेशन को अटेम्प्ट करिए और स्किप बिल्कुल भी मत करिए। आज के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में आने लायक हैं। और आज के जो सेशन है इसमें कुछ करंट से रिलेटेड यानी करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी लाए गए हैं। तो आप बने रहिए चैनल पर और एंजॉय कीजिए आज की सीरीज को। बताइए कि आप कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए और उनमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितने नंबर आपके आए हैं और कौन सा टॉपिक आपको अच्छा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको पसंद आ रहा है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, जो कि बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है जो आपके लिए आज लेकर आई हूँ मैं। तो बने रहिए मेरे चैनल स्मिता द स्माइल पर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और अगर आपके फ्रेंड सर्कल में किसी ने भी ये फॉर्म फिल किया हुआ है तो उनको भी शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। इस तरीके के और भी क्वेश्चंस और भी सब्जेक्ट के सेशन में आगे भी लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? बताना है किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो जो बैंकों का बैंक है वो है भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। अब देखिए फ्रेंड, जो आरबीआई है, जो इंडियन अधिनियम आया था 1934 का, जो अधिनियम आया था भारतीय अधिनियम 1934 के अंतर्गत इसकी संकल्पना रखी गई थी और इसकी स्थापना जो मेन है इस अधिनियम के अकॉर्डिंग इसको बनाने की मांग रखी गई थी और 1 अप्रैल 1935 को ये इसकी स्थापना की गई थी। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। तो ये आरबीआई के बारे में थोड़ा सा डिटेल मैंने आपको बता दिया और इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओजोन पर मुख्यतः इधर ओजोन परत लिखना था, पूरा लिखना भूल गया। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है ये पूछ रहे हैं। तो ओजोन परत के बारे में पूछ रहे हैं कि ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। क्षोभ मंडल में, मध्य मंडल में, समताप मंडल में या फिर बाह्य मंडल में। तो बताना है जो ओजोन परत है वो समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समताप मंडल। जो ओजोन परत है वो समताप मंडल में पाई जाती है। और जो ओजोन से रिलेटेड एक
प्रोटोकॉल भी ओजोन से रिलेटेड यानी ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक प्रोटोकॉल भी रखा जाता है जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है, जो ओजोन परत के संरक्षण के लिए रखा गया था और ये रखा गया कनाडा में। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जो कि सूर्य से, जो ओजोन परत है जो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है ओजोन परत। तो ये समताप मंडल में पाई जाती है और समताप मंडल में पाए जाने के कारण ही ये अपनी हेल्प करती है, नहीं तो ये अगर क्षोभ मंडल में पाई जाती तो ये और अपने को हानिकारक हो जाती। चलिए मैं आपको मंडल बता देती हूँ। जो 5 मंडल होते हैं, वायुमंडल की जो 5 परतें होती हैं उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो पहला क्या होता है, सबसे पहला क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल होता है सबसे पहले, उसके बाद होता है समताप मंडल, समताप मंडल, फिर उसके बाद होता है मध्य मंडल, फिर उसके बाद होता है आयन मंडल और फिर उसके बाद होता है बहिर्मंडल या वायुमंडल। सबसे यहाँ पे देखिए आप कि क्या बोलते हैं, जो एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं वो भी समताप मंडल में उड़े जाते हैं। क्षोभ मंडल अपनी सबसे नीची परत होती है और जो आयन मंडल है और उसके मध्य मंडल है, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल। तो इस तरीके की वायुमंडल में 5 परतें पाई जाती हैं जिनके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? कौन से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है, जिसे शॉर्ट में कैग कहा जाता है? कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कैग कहा जाता है। जिसकी नियुक्ति जिस अनुच्छेद में होती है वह अनुच्छेद 148 आर्टिकल 148 में होती है। और भाग होते हैं, भाग या पार्ट बोलें जिनको, भाग या पार्ट 5 या भाग 5 के अंतर्गत आता है। भाग 5 के अंतर्गत आता है जो कैग की नियुक्ति है वो, और अनुच्छेद 148 होता है कैग की। और जो इनके कर्तव्य एवं शक्तियाँ दी गई हैं वो अनुच्छेद 149 में दी गई हैं। कैग की जो कर्तव्य और शक्तियाँ जो दी गई हैं, वो अनुच्छेद 149 में दी गई हैं। भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 148 है उसमें कैग की नियुक्ति से रिलेटेड एक भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, ये दिया गया 1948 में, और 1949 में उसकी शक्तियाँ एवं कर्तव्य दिए गए हैं। इस तरीके से कैग के बारे में दिया गया है। और कैग के जो रिटायरमेंट है या कैग को 6 साल या फिर 65 वर्ष की आयु, कैग को 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने पर जो भी पहले हो जाए उसके बाद इसकी रिटायरमेंट हो जाता है, इसको हटा दिया जाता है। तो इस तरीके का कैग से रिलेटेड जो 2-3 क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर, जो BR अंबेडकर हैं, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो बताना है कि किस पक्ष से संविधान सभा में BR अंबेडकर का निर्वाचन हुआ था, किस जगह से या स्थान से BR अंबेडकर का निर्वाचन हुआ था। तो पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन भारत से या फिर पंजाब से। तो जो संविधान सभा में BR अंबेडकर का निर्वाचन हुआ था वो पश्चिम बंगाल से हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो प्रारूप समिति जो प्रमुख समिति मानी जाती है संविधान सभा की, जो प्रमुख समिति है प्रारूप समिति, उसकी अध्यक्ष या उसका निर्माण अध्यक्ष भी BR अंबेडकर ही हैं। BR अंबेडकर हैं, ठीक है, अंबेडकर हैं।
ठीक है। तो इस तरीके से जो BR अम्बेडकर हैं, जो प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष भी हैं, और उनका निर्वाचन संविधान सभा में पश्चिम बंगाल से हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सीन नदी है, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? सीन नदी के बारे में पूछ रहे हैं कि किस नगर से होकर बहती है। तो लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट या फिर रोम। तो बताना है कि सीन नदी, देखना आप इसको एक ट्रिक से याद कर सकती हैं कि सीन कहाँ का अच्छा है। तो क्या जहाँ का सीन, जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे सीन दिखाई देते हैं, वहीं से सीन नदी निकलती है। तो जो पेरिस है, पेरिस में बहुत ही अच्छी देखने की जगह और चीज़ें हैं, और वहाँ का सीन बहुत ही अच्छा है। तो जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर हो जाएगा, पेरिस। सीन नदी पेरिस से होकर बहती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सीन नदी। और जो लंदन है, लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो टेम्स नदी, टेम्स नदी के किनारे लंदन बसा हुआ है, टेम्स नदी। ठीक है, तो लंदन बसा हुआ है टेम्स नदी के किनारे। और जो रोम है, रोम इटली, वो है टाइबर नदी के किनारे। टाइबर नदी निकलती है यहाँ से, या टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है रोम, इटली का जो शहर है रोम, वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर पेरिस हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? मोपला आंदोलन के बारे में पूछ रहे हैं कि जो मोपला आंदोलन है वो कहाँ पे हुआ था, बताना है। जो 1921 में हुआ था मोपला आंदोलन, उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो आपको बताना है कि मोपला आंदोलन कहाँ पे हुआ था। तो तेलंगाना में, मालाबार, मराठावाड़ा और विदर्भ, कहाँ पे हुआ था? तो मोपला जो आंदोलन 1921 है वो मालाबार, केरल के मालाबार जो तट है वहाँ पे हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मालाबार में मोपला आंदोलन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नृत्यों में से शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, बताना है आपको। जो 4 नृत्य दिए गए हैं उनमें से कोई एक शास्त्रीय नृत्य है। तो आपको बताना है कि वह कौन सा है जो शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में आता है। ऑप्शन ए भांगड़ा, ऑप्शन बी गिद्धा, ऑप्शन सी छऊ और ऑप्शन डी मणिपुरी। तो बताना है इनमें से कौन सा एक है जो शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन जो डी है मणिपुरी, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है, जो कि मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया? भारत का जो पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट है वो कब लॉन्च किया गया? 1948 में, 1951 में, 1953 में और 1956 में। बताना है आपको कि कब ये लॉन्च किया गया नदी घाटी बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट। तो जो है भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट वो 1948 में लॉन्च किया गया था। ये स्वतंत्र भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट है। ये स्वतंत्र भारत का है 1948 में। और वैसे तो सबसे पहले जो नदी घाटी प्रोजेक्ट बनाया गया था, प्रथम था, मैं बता देती हूँ आपको। जो प्रथम था 1897 में बनाया गया था, जैसे सिंपोंग, जिसका नाम सिंपोंग है, जिसका नाम सिंपोंग है, जो दार्जिलिंग में है, दार्जिलिंग में है, जो सबसे पहला था। और स्वतंत्र भारत का जो बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट है वो 1948 में बनाया गया था, जिसे दामोदर नदी घाटी परियोजना के नाम से जाना जाता है, जिसे टेंसी वैली या फिर दामोदर नदी घाटी परियोजना के नाम से जाना जाता है, जिसे टेंसी वैली या फिर दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना
के नाम से जाना जाता है। और ये 1948 में किया गया था। और ये 1948 में जो कि स्वतंत्र भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी, दामोदर नदी घाटी परियोजना, जिसको दामोदर नदी जो है, दामोदर नदी, इसको बंगाल का शोक कहा जाता है, बंगाल का शोक कहा जाता है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है। और जो प्रथम है, जो स्वतंत्रता के पहले जो नदी घाटी परियोजना थी वो 1897 में थी, संपोंग, जिसे दार्जिलिंग में थी। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1948। ठीक है। 1948 में बनाया गया था। टेंसी वैली की संरचना पर आधारित है, जो अमेरिका की टेंसी वैली संस्थान वो परियोजना है, उस पर आधारित है। दामोदर नदी घाटी परियोजना जो कि अमेरिका की टेंसी वैली परियोजना पर आधारित है। ठीक है। आप इसको क्लियर समझ गए होंगे। जो भारत की है दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो पश्चिम बंगाल में है, जिसे दामोदर घाटी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारत में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? भारत में कॉफ़ी का उत्पादन पूछ रहे हैं, सर्वाधिक किस राज्य में किया जाता है बताना है आपको। कि जो कॉफ़ी का उत्पादन है वो सर्वाधिक किस राज्य में किया जाता है? आंध्र प्रदेश में, केरल में, कर्नाटक में या फिर तमिलनाडु में। कॉफ़ी और जो चाय का उत्पादन है सर्वाधिक, वो कर्नाटक में किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और क्या बोलते हैं, कॉफ़ी और चाय, उसका सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में किया जाता है। और गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया जाता है। गेहूं का उत्तर प्रदेश। और धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। और सर्वाधिक धान या चावल का उत्पादन है वो पश्चिम बंगाल में किया जाता है। सर्वाधिक। ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गए होंगे। और सर्वाधिक सोयाबीन मध्य प्रदेश में होता है, जिसे सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। सोयाबीन मध्य प्रदेश, जिसको मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो चाय और कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन है वो कर्नाटक में हुआ। ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत ही अच्छे हैं और जो एग्ज़ाम में आने वाले ही हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन आने हैं एग्ज़ाम में इसी पैटर्न पर, तो मैं आप लोगों के लिए वैसा ही लेकर आई हूँ। और आगे और भी क्वेश्चन हैं, पर अगर आपको ये सेशन यहाँ तक अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक ज़रूर करिए। आप मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे क्वेश्चन आपको कलेक्ट करके लेकर आऊँगी। तो मुझे भी मोटिवेशन देने के लिए आपको लाइक करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो मैं डीमोटिवेट होंगी, क्योंकि मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत का कोई मतलब नहीं है, आपको पसंद नहीं आ रहा है तो। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। तो आपको इसी तरीके के जिस भी एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि ग्रुप 4 में ही ये क्वेश्चन आएंगे, जिस भी एग्ज़ाम में आप ये क्वेश्चन दें, चाहे वो MP के हों या अदर स्टेट के, इंडिया लेवल के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जिसमें GK GS का पोर्शन आने वाला है, उसमें आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और ये आपके लिए सभी एग्ज़ाम में प्रॉफिट बेनिफिट दिलाएंगे। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं और इसी तरीके के कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो बने रहिए मेरे चैनल स्मिता राय स्माइल पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको करते हैं। लोकसभा का स्पीकर अपना इस्तीफा किसे देता है? यहाँ पर फ्रेंड्स लोकसभा लिखा है, आपको सही से समझ में ना आ रहा हो तो मैं फिर से लिख देती हूँ। यहाँ पे लिखा था लोकसभा, थोड़ा सा वो मिस्टेक हो गया था लिखने में, तो आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, पर यहाँ पे लोकसभा का स्पीकर दिया गया है या लोकसभा अध्यक्ष जो है सॉरी लोकसभा का स्पीकर अपना इस्तीफा किसे देता है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को या फिर डिप्टी स्पीकर को। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, डिप्टी स्पीकर, यानी लोकसभा उपाध्यक्ष को
अध्यक्ष अपना इस्तीफा देंगे, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नहीं देंगे। और ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं आपको बता देती हूँ, जो लोकसभा है वो संसद का निम्न सदन माना जाता है। जो कि लोकसभा है, लोकसभा के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। इसको निम्न सदन, संसद का निम्न सदन भी कहते हैं, निम्न सदन। और इसमें जो सदस्यों की संख्या होती है वो हाईएस्ट 550 होती है, हाईएस्ट सदस्य संख्या 550 होती है। जो वर्तमान में है जो 443 है, अभी वर्तमान में जो सदस्य हैं वो 443 हैं। इसमें प्लस 2 एंग्लो इंडियन होते थे जिसको अब हटा दिया गया है, अब इसको नहीं रखते हैं, एंग्लो इंडियन को अब नहीं रखते हैं। और जो लोकसभा है वो संविधान के अनुच्छेद 81 में आती है, आर्टिकल 81 के अंतर्गत आती है लोकसभा, आर्टिकल 81 के अंतर्गत आती है। और संविधान के साथ ये अस्थायी सदन है। जो लोकसभा है वो एक अस्थायी सदन है, लोकसभा एक अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है। और इसके जो सदस्यों की नियुक्ति होती है वो प्रत्यक्ष रूप से होती है, सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वो प्रत्यक्ष रूप से होती है। तो इस तरीके के लोकसभा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको क्लियर कर दिए। देखना, पहले मैं बताती हूँ, जो लोकसभा है वो संसद का निम्न सदन कहलाता है, निम्न सदन, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। लोकसभा संविधान के अनुच्छेद 81 के अंतर्गत लोकसभा का वर्णन किया गया है, जो अनुच्छेद 81 है उसके अंतर्गत। और लोकसभा में जो सदस्यों की मैक्सिमम संख्या है वो 550 प्लस 2 एंग्लो इंडियन होते थे जिनको अब हटा दिया गया है, अब एंग्लो इंडियन को नहीं रखा जाता है। और अभी वर्तमान में जो सदस्य हैं वो 543 हैं, मैक्सिमम 550 रख सकते हैं, पर वर्तमान में 543 हैं जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, जिनका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। और लोकसभा को अस्थायी सदन भी कहा जाता है, ये अस्थायी सदन है। और क्या बोलते हैं, लोकसभा स्पीकर जो होते हैं वो अपने जो इस्तीफा है वो डिप्टी स्पीकर को देते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डिप्टी स्पीकर। चलिए, आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और लोकसभा के बारे में भी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है, बताना है आपको। जो कासु ब्रह्मानंद रेड्डी हैं के नाम से जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस प्रदेश में है, ये आपको बताना है। कौन से प्रदेश में है, केरल में है, तेलंगाना में है, कर्नाटक में, या फिर तमिलनाडु में। तो आपको बताना है कि जो कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है, तो वो है तेलंगाना में, तेलंगाना में है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, मध्य प्रदेश में जो है वो मुख्य रूप से कान्हा किसली है जो कि मध्य प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पृथ्वी की किस परत का घनत्व सबसे अधिक होता है, आपको बताना है। जो पृथ्वी की परतें दी गई होती हैं उनमें सबसे अधिक घनत्व किस परत का होता है, कोर का, भूपर्पटी का, मेंटल का, या फिर मैग्मा का। तो आपको बताना है कि किस परत का जो घनत्व है वो सबसे अधिक होता है। पहले मैं यहाँ पे जो त्रिकोणी शेप में जिसको पृथ्वी को समझाते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो एक यहाँ पे रहता है और एक यहाँ पे, और एक ये नीचे का जो पार्ट रहता है ये वाला, इसको कहते हैं कोर, इसको कहते हैं मेंटल, इसको कहते हैं भूपर्पटी। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें दी गई हैं। इसमें सर्वाधिक जो डेंसिटी होती है वो किसकी होती है, देखना। तो सब सर्वाधिक जो लिक्विड भरा होता है वो कोर में भरा होता है, लिक्विड जो कोर में भरा होता है, जिसकी डेंसिटी सर्वाधिक होती है, जो कि एकदम गर्म होकर जो लावा के रूप में जो पिघलता है और लावा के रूप में ऊपर को निकलता है, जिसके बाद जब वो निकल कर बाहर आता है तो ज्वालामुखी के रूप में, जब जैसे कि लावा निकल कर बाहर आता है, जब मैग्मा पिघलता है तो बाहर आता है ज्वालामुखी के रूप में जो विकसित हो जाता है। तो इसी का सर्वाधिक घनत्व रहता है। तो इसका जो सर्वाधिक घनत्व है वो कोर का रहेगा, जो कि लिक्विड से भरा हुआ होता है। तो इसकी जो डेंसिटी है वो सर्वाधिक होगी कोर की। तो ऑप्शन बी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कोर। पृथ्वी की जो कोर है या जो परत है उस पर सर्वाधिक घनत्व होता है, यानी कोर पर होता है, जो सबसे नीची परत होती है, निचले हिस्से में परत होती है उसका। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। अब यहाँ पे गुलाम वंश के बारे में पूछ रहे हैं कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, तो आपको बताना है कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। और यहाँ पे अगर आप जानना चाहें तो मैं यहाँ पे ये भी बता देती हूँ कि इन परतों पर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो यहाँ पे पाया जाता है सियाल, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, और यहाँ पे सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और यहाँ पे नीफे, निकल और आयरन। तो इस तरीके से यहाँ पे ये चीज़ें पाई जाती हैं। आपको क्लियर होंगी, नहीं तो मैंने बता दी हैं। अब गुलाम वंश के संस्थापक के बारे में पूछ रहे हैं कि गुलाम वंश के संस्थापक के बारे में बताना है कि कौन कौन गुलाम वंश के संस्थापक हैं। तो जो गुलाम वंश के संस्थापक हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक है, रजिया सुल्तान है, इल्तुतमिश है, या फिर अलाउद्दीन खिलजी है। तो बताना है गुलाम वंश के संस्थापक के बारे में, कौन कौन गुलाम वंश के संस्थापक हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश, या फिर अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, जो दिल्ली सल्तनत थी उस पर कई राजाओं ने, कई वंश ने शासन किया है दिल्ली सल्तनत पर, जिसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता देती हूँ। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, इस पर सबसे पहले आए थे गुलाम वंश। उसके बाद आया गुलाम के बाद आया खिलजी वंश, तुगलक वंश, खिलजी के बाद तुगलक के बाद सैयद, उसके बाद आया लोधी वंश। ठीक है, इस तरीके के दिल्ली सल्तनत पर वंश आए। दिल्ली सल्तनत पर इतने वंशों ने शासन किया: गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी वंश। तो जैसे कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। जो गुलाम वंश के संस्थापक थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है इसका। और खिलजी वंश के जो संस्थापक थे वो जलालुद्दीन खिलजी थे। और तुगलक वंश के जो संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक थे। थोड़ा शॉर्ट में मैं आपको बताते जा रही हूँ। और जो सैयद वंश के थे वो थे खिज्र खां थे। और जो लोधी वंश के थे वो थे बहलोल लोधी। तो इस तरीके के जो वंश आए थे उनके संस्थापक मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। तो गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश को 2025 के लिए गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन में से एक के रूप में किसने दर्जा या मान्यता दी है। मध्य प्रदेश को जो 2025 में जो गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में मान्यता दी है वो किसने दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने, या फिर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने, या फिर टाइम्स मैगजीन ने, या फिर फोर्ब्स ने। तो जो ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसको गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन की मान्यता दी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब मैं इसके बारे में बता देती हूँ। वॉल स्ट्रीट जर्नल है जो न्यूयॉर्क शहर में स्थित एक अमेरिकी समाचार पत्र है, जो कि एक अमेरिकी समाचार पत्र है। ये अमेरिकी समाचार पत्र है जिसमें मान्यता दी गई है मध्य प्रदेश को, क्योंकि यहाँ पे बौद्ध स्तूप, सांची के बौद्ध स्तूप हैं और खजुराहो के मंदिर हैं, भीमबेटका की गुफाएं हैं। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिनके आधार पर इसमें इसको मान्यता दी गई है। ये कि क्या है कि अमेरिका का जो शहर है न्यूयॉर्क, अमेरिका का जो शहर है न्यूयॉर्क। तो जो न्यूयॉर्क है इसका एक समाचार पत्र है जिसमें इनको मान्यता दी गई है मध्य प्रदेश को। और जो कि इस समाचार पत्र की स्थापना 1889 में हुई थी। 8 जुलाई
1889 में इसकी स्थापना हुई थी। यह समाचार पत्र विशेष रूप से व्यापार और वित्त से संबंधित समाचारों का व्यापक कवरेज प्रदान करता है। यानी ये समाचार पत्र जो कि व्यापार और वित्त से संबंधित खबरों को देता है, ये वाला समाचार पत्र है। ये जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है, अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क का एक समाचार पत्र है जो कि वित्तीय और व्यापार से संबंधित न्यूज़ों को अपने इसमें निकालता है। तो उसने मध्य प्रदेश को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन की मान्यता दी है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है। जो अभ्यास गरुड़ शक्ति है वो गरुड़ शक्ति 24 तो वो भारत और किस देश के बीच में होता है गरुड़ शक्ति अभ्यास। मालदीव, ऑस्ट्रेलिया, रूस या फिर इंडोनेशिया। तो आपको बताना है कि जो गरुड़ शक्ति अभ्यास है वो किस देश के बीच में होता है भारत के साथ, और किस देश के बीच में होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। भारत और इंडोनेशिया के बीच में ये होता है गरुड़ शक्ति अभ्यास। अब जो और भी कई अभ्यास होते हैं जो भारत और कई देशों के मध्य होते हैं, जिनको आपको अगर जानना है तो आप मुझे कमेंट करिएगा। मैं आपको सारे अभ्यास के बारे में एक सेपरेट वीडियो लाकर दे दूँगी। तो आप बताना मुझे कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं अभ्यास के बारे में जानने के लिए। तो मैं आपको बता देती हूँ, अभी जो ऑप्शन में दिए गए हैं उनके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। उनके साथ साथ कौन से अभ्यास होते हैं, जैसे कि मालदीव के साथ एक्यूबेरन अभ्यास है वो मालदीव के साथ होता है। बैरन अभ्यास जो मालदीव और भारत के साथ होता है, मालदीव और भारत के साथ होता है। ऑस्ट्रेलिया के साथ कौन सा अभ्यास होता है ये बता देती हूँ। तो जो ऑनसीडिक्स अभ्यास है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है। ऑनसीडिक्स अभ्यास जो है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है। तो डेक्स अभ्यास जो है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है। तो इस तरीके के जो अभ्यास है मैं आपके साथ डिटेल में शेयर कर दूंगी अगर आपको ज़रूरत लगे तो, और अगर आपको पहले से पता है तो कोई बात ही नहीं है। तो मैंने आपके साथ ये कुछ अभ्यास शेयर करे हैं, अगर आपको पसंद आए हैं तो बताना, तो मैं आपको डिटेल में इसका वीडियो लेकर आपको लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जो गरुड़ शक्ति है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच में होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय क्या था, या इसकी विषय या थीम बतानी है। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 की थीम बतानी है। स्मार्ट खेती कृषि का भविष्य, हरित क्रांति 2.0, डिजिटल खेती, आधुनिक भारत, उन्नत कृषि विकसित भारत बताना है। पूसा कृषि विज्ञान मेला की थीम बतानी है आपके। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उन्नत कृषि विकसित भारत। ये पूसा कृषि विज्ञान की थीम हो जाएगी उन्नत कृषि विकसित भारत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आपको मैं पूसा कृषि विज्ञान मेले के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। पूसा कृषि विज्ञान मेला जो 2025 में हुआ है, उसका उद्घाटन 22 फरवरी 2025 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा नई दिल्ली में किया गया है। तो मैं आपको इसको बता देती हूँ। जो 2025 में हुआ है पूसा कृषि विज्ञान मेला, तो ये क्या होता है, ये कब हुआ है, कब स्टार्टिंग थी इसकी थी स्टार्टिंग 22 फरवरी से 24 फरवरी तक चला था। ये 22 फरवरी 2025 में, और 2025 में ये मेले का आयोजन दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में हुआ, इस नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। और इसके जो मेला जो आयोजित किया गया है वो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इसका आयोजन किया गया, और 24 फरवरी 2025 में इसका समापन हो गया। इस मेले का नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, जिसकी थीम उन्नत कृषि विकसित भारत है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त CEC के रूप में किसे चुना गया है या नियुक्त किया गया है। फरवरी 2025 में भारत के जो नए मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जो उनके बारे में पूछा जा रहा है। राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सिद्धू या विवेक जोशी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ज्ञानेश कुमार जो है उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में चुना गया है। तो आपको ये सेशन कैसे लगा? ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। आपको सेशन कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे मुझे भी पता चलेगा कि आपके लिए जो मैं मेहनत कर रही हूँ वो सार्थक है और मुझे ऐसी मेहनत करते रहना चाहिए। और अगर पसंद नहीं आ रहा है तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करूँगी। जो भी क्वेरी हो आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 से एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी क्वेरी आपके मन में हों वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उनके जवाब दूँगी आप लोगों को, और आपको कोई भी डाउट हो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। और अभी तक आपने ये नहीं बताया कि फर्स्ट शिफ्ट में किसका एग्ज़ाम है, तो वो भी आप ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और आप भी आगे बढ़ सकें। चलिए मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, सेहत का ख्याल रखिए और पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहिए, क्योंकि टाइम अब बिल्कुल भी नहीं बचा है। आपको बिल्कुल भी आपको गैप नहीं करना है और एकदम अच्छे से तैयारी में लगे रहना है ताकि आपका सिलेक्शन होना निश्चय हो जाए। चलिए मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।